friends, welcome to Set for All States. This is Dr. पूनम मिश्रा. आज मैं लेकर आई हूँ टॉप 20 क्वेश्चंस जो किसी भी सेट एग्जाम के लिए, लाइफ साइंसेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. The acrosome of a sperm is made up of Golgi complex. Acro means top या किसी चीज का हेड. एक्रो मीन्स हेड, उसका पीक पॉइंट, सबसे ऊपर का पॉइंट. तो एक्रोसोम ऑफ अ स्पर्म, स्पर्म का जो हेड होता है वो किससे मिलकर बना होता है? इसका सही आंसर है गोल्जी अपैरेटस. उसमें गोल्जी अपैरेटस होता है. द थर्ड क्वेश्चन इज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन टेक्स पार्ट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या है? पोस्ट मतलब बाद में, ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, उसके बाद जो प्रोटीन में मॉडिफिकेशंस होते हैं उसमें और सुधार होते हैं, वो कहाँ होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट अ सेल विद एन एक्सटेंसिव गोल्जी अपैरेटस. ऐसी सेल जिसमें एक्सटेंसिव, बहुत सारा गोल्जी अपैरेटस होगा, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो ऐसी सेल से? जाहिर सी बात है, जहां गोल्जी अपैरेटस होता है वहां सिक्रीशन होता है. तो टू सिक्रीट अ लॉट ऑफ मटेरियल, वहां बहुत ज्यादा मटेरियल सिक्रीट हो रहा है. दैट्स व्हाई द सेल हैज एक्सटेंसिव गोल्जी अपैरेटस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी कन्वर्जन. ऐसे कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में? द करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर, सीधी सी बात है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स किस में इंपॉर्टेंट होगी? जहां हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स दोनों आउटर सरफेस पर ही होते हैं, आउटर स्ट्रक्चर है. तो ये किस में इन्वॉल्व होंगे? जाहिर सी बात है सेल रिकॉग्निशन में इन्वॉल्व होंगे ये. ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इंक्लूड. अब ग्लाइकोकैलिक्स का क्या रोल होता है? जो आउटर स्ट्रक्चर है ग्लाइकोकैलिक्स, उसका क्या रोल हो सकता है? जाहिर सी बात है सेल रिकॉग्निशन, सेल परमिएबिलिटी भी वो रोकता है, सेल अधेशन में भी वो इन्वॉल्व होता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. रिकॉग्निशन भी कर रहा है, अधेशन भी कर रहा है, परमिएबिलिटी में एक तरह का वो बैरियर भी है. तो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लंग्स इज ड्यू टू कोलेजन फाइबर्स. हम जानते ही है जहां पे कॉन्ट्रेक्टाइल चीजें होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वहां पे कौन इन्वॉल्व रहता है? कोलेजन फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए. Next question is which cannot be considered as a part of cytoplasm. किसे हम साइटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं मानेंगे? Of course न्यूक्लियस. क्योंकि अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें न्यूक्लियस को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो वो पूरा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है. लेकिन अगर हम न्यूक्लियस को एक्सक्लूड कर देते हैं तो दैट पार्ट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज साइटोप्लाज्म. तो उसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. क्वेश्चन इज ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया आर इनहेरिटेड फ्रॉम. मतलब ह्यूमन, इंसान का माइटोकॉन्ड्रिया उसे किससे मिलता है? माता से या पिता से? तो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया आर इनहेरिटेड फ्रॉम मदर्स. क्वेश्चन इज बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ कैरी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स मतलब जो न्यूक्लियस के जीन्स के अलावा जो जीन्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाए जाते हैं. क्वेश्चन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेट्स फ्रॉम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बनता है? तो हम जैसा स्ट्रक्चर जानते हैं सेल का, न्यूक्लियस का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इजीली हम बता सकते हैं कि वो न्यूक्लियर एनवेलप से फॉर्म होता है या बनता है. Question is chromatin is made up of repetitive units known as
न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स जानते हैं आप, जो क्रोमेटिन में इतना टाइटली पैक्ड होता है क्रोमेटिन, वो किसकी वजह से होता है? उसमें न्यूक्लियोसोम्स होते हैं जिसमें क्रोमेटिन वाइंड अप होता है। तो करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियोसोम।